ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट। उसका रूट कॉज यहाँ पे है कि बैक्टीरिया सिर्फ खराब नहीं होते, बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में अच्छे भी होते हैं। तो फर्मेंटेड फूड एंड फाइबर, ये दो मेन कमियां हैं हमारी मेजर गट हेल्थ में। आर्यन रिलीजन, चाहे आप आर्यन रिलीजन या मुस्लिम रिलीजन, कोई भी रिलीजन का देख लीजिए, तो ज्यादा सब लोग पानी के किनारे बसते थे। रेड माइंड ब्लू माइंड ये है कि आपको खाना आपको बॉडी में चढ़ेगा ही नहीं अगर आप रेड माइंड में रहेंगे। नमस्कार प्रयागराज, मैं डॉक्टर गरिमा कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ सुनो प्रयागराज की फर्स्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ एक बहुत ही धार्मिक पर्सनालिटी है, डॉक्टर अर्पित बंसल सर। डॉक्टर अर्पित बंसल सर एक एडवांस लेप्रोस्कोपिक और कैंसर सर्जन हैं। सर हमेशा ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रिवेंटिव हेल्थ और कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करते रहते हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो खुद इतना फिट कैसे हैं और हम सभी को फिट रहने के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सर से ये है कि सर आप सर्जन बनने की राह में कैसे आगे बढ़े? देखिए, आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड तो पता होगा। मैं डॉक्टर अर्पित बंसल, जीवन ज्योति हॉस्पिटल मेरा ही है। यस। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे। और जीवन ज्योति की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता देता हूँ कि मेरे फादर सर्जन थे। उस समय कोई प्राइवेट कल्चर हॉस्पिटल का था नहीं। सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल को स्टार्ट हुए लगभग 38 ईयर्स हो चुके हैं। तो उस समय डॉक्टर बंसल, मेरे फादर ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोला लोगों को अच्छी एडवांस हेल्थ केयर अफोर्डेबल कॉस्ट में अचीव करने के लिए। अब मेरे फादर को पास आउट हुए अराउंड 10 ईयर्स हो गए, तब से फिर हम वो जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं बचपन से उनको देखता था, बहुत सारे सर्जन्स, बहुत सारे पेशेंट्स की वो जान बचाते थे और बहुत सारे लोग उनके पैर छूते थे और बोलते थे कि आप भगवान हैं डॉक्टर साहब। तो वहाँ से मेरी इच्छा शुरू से ही थी लोगों को हेल्प करना। दैट वाज माय इनिशियल गोल। सो ऑब्वियसली पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल था, तो ऑटोमेटिकली मैं सर्जन बना, डॉक्टर बना। और उसमें सर्जरी मैंने फील्ड इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरे फादर एक तो सर्जन थे और सबसे पहले मोटी में लगभग 4th क्लास में था तब मैं गया था। और फिर मैं कई बार तो मेरे को ब्लड से डर नहीं लगता था, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ मेरे को लगा कि सर्जरी, उस समय सर्जरी वॉज द बिगेस्ट थिंग कि लोग आप जान बचा सकते हो। किसी को चोट लग गई, किसी को चाकू लग गया, और प्लस कोई डिजीजेस, कैंसर और भी बहुत सारी चीज़ें को। तो वहाँ से मेरी सर्जन की जर्नी शुरू हुई। पर ये जो मेरी बायो हैकिंग और लॉन्जिविटी जो आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, जो आजकल इन थिंग भी है, वो ट्रू रूट कॉज हीलिंग वाली जर्नी लगभग 5 साल पहले शुरू हुई। तो मेरा हॉस्पिटल है जीवन ज्योति, काफ़ी चलता है, बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को हम जेन्युइनली मेडिकल हेल्प भी करते हैं। 5 साल पहले लगभग मैं अपने आप से ही सवाल पूछने लगा कि पेशेंट मेरे पास आता है आजकल तो इतना ज़्यादा गट हेल्थ के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, बट यंग पेशेंट्स 20 साल 30 ईयर्स, कैंसर और भी पाइल्स और ऐसे बहुत सारी कॉमन डिजीज के पेशेंट्स मेरे पास आते थे। तो मैंने अपने आप से ही सवाल ये कई बार पूछा 5 साल से, जब से ये जर्नी शुरू हुई, कि पेशेंट आता है, मैं सर्जरी करता हूँ या दवाई भी देता हूँ और तो वो हील भी हो जाता है, तो क्या वो रूट कॉज हीलिंग है? क्या मैंने उसकी बीमारी जड़ से ठीक कर दी? तो फिर मेरे को ही वो अंदर से आंसर आया कि नहीं, आई नीड टू वर्क डीपर विद माई पेशेंट्स। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और by God's grace, I was always fit in life. Going back like 20 years, मैं भी एक बार 100 kgs टच कर चुका हूँ। मैं भी 2 बार फ्लक्चुएट कर चुका हूँ। डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी की है। बट ये हो गई लगभग 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 10 साल से लगभग आई एम ऑलमोस्ट इन अ गुड फिट शेप। बट फिर मैंने साइंस बैक कोशिश करनी शुरू की कि हेल्थ क्या होती है फॉर मोस्ट पीपल। आज क्या है हेल्थ, आप बताइए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, हेल्थ क्या है? What is true health? True health, I think stay fit is true health, or if your digestion. Most people in India, अभी भी तक भी लोगों को लगता है कि हेल्थ मतलब मेरे को कोई बीमारी नहीं है तो मैं हेल्दी हूँ, करेक्ट? Yeah, same. दिस इज द पर्सपेक्टिव, बट दिस इज एंटायरली रॉन्ग पर्सपेक्टिव। ये हमको वो पर्सपेक्टिव है जो हॉस्पिटल्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हमको सिखाया जा रहा है कि आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं। बट यहाँ से ही चीज़ें गेम चेंज होती है, क्योंकि ट्रू हेल्थ वहाँ है वेयर ऑब्वियसली बीमारी से तो बचना ही है, बट दैट इज द बेस लाइन। आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे आप मेरे को भी फॉलो करते होंगे फिटनेस में, हेल्थ में, आई रन मैराथन्स, आई रन हाफ मैराथन्स, इम्प्रॉम्प्टू में 21-22 किलोमीटर भाग सकता हूँ। तो वो स्टैमिना, स्ट्रेंथ कहाँ से आई? वो रूट कॉज हेल्थ पे आई। सो ट्रू हेल्थ आई वुड से इज नॉट जस्ट अवॉइडेंस ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज से तो बचना है ही, बट ट्रू हेल्थ है जब हम अपने सेल्स को, अपने गट को, अपने ब्रेन को अब इतना पीक परफॉर्मेंस में रखें कि आप हमेशा, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको कॉफ़ी चाहिए होती है ना, नींद आ रही है, दिन में थोड़ा आलस आ रहा है,
ब्रेन फॉग हो रहा है, एंग्जाइटी तो आजकल ऐसे कॉमन हो गई है। और प्रॉब्लम ये है कि एज डॉक्टर्स हमको जो MBBS में पढ़ाया जाता है वो हमको पढ़ाया जाता है कि अगर आपको बीमारी हो गई, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको एक गोली खानी पड़ेगी ताकि वो जो पेन के रिसेप्टर्स है उसको शट कर दे। अगर आपको कैंसर है तो आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी या रेडियोथेरेपी ऐसी चीजें लेनी पड़ेगी। बट ट्रू हेल्थ इज वेयर यू जस्ट डोंट लाइक, ऑब्वियसली डिजीजेस तो बचना है, बट यू थ्राइव, यू परफॉर्म, और आपको लगता है कि आप एकदम पीक परफॉर्मेंस मेंटली फिजिकली हमेशा रहें, कभी थकान महसूस ही ना हो। ये आपको लगता है पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, इट इज। और ये इंडिया में हर चीज थोड़े बाद में आती है, बट ये इंडिया के बाहर तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लोग मेरे को देखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप इतने फिट कैसे हैं। बट उसका हम रूट कॉज पे जाएंगे कि हमको सेलुलर लेवल पे हेल्थ को फिटनेस बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि गट हेल्थ है ना। गट हेल्थ, हिपोक्रेटिस इज अ पर्सन जिनका हम जितने लोग डॉक्टर्स बनते हैं इंडिया में, वो हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं एज डॉक्टर्स की डू नो हार्म। वो ओथ का ये मतलब होता है कि आप किसी को दवा लिख रहे हैं, किसी की सर्जरी कर रहे हैं, तो पहला इंटेंशन होना चाहिए कि मेरी दवा से या मेरे कुछ भी इंटरवेंशन से पेशेंट का नुकसान ना हो। सो हिपोक्रेटिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी करोड़ों साल पहले, ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट। उसका रूट कॉज यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, गट हेल्थ ट्रू क्या होती है, उसको जानने से पहले हमको ये जानना है कि गट हेल्थ है क्या। गट मतलब हमारी इंटेस्टाइन्स, जहाँ हम खाना डाइजेशन होता है, वो क्या है आप बताइए थोड़ा सा, फिर मैं आपको थोड़ा उसके डिटेल बताता हूँ। गट हेल्थ जो मेरे अकॉर्डिंगली कि अगर हमारा पेट क्लियर रहता है, मतलब अच्छे से मोशंस हो रहे हैं हमें, तो गट हेल्थ को गुड मानते हैं। अगर एसिडिटी नहीं है तो गट हेल्थ इज समथिंग इट्स कंसीडर टू बी गुड। ठीक है। सो अभी गट हेल्थ जो होती है, हमारे एक गलत पर्सपेक्टिव बहुत सारे डॉक्टर्स को ये है कि कीटाणु, बैक्टीरिया आर बैड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया सिर्फ खराब नहीं होते। बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में अच्छे भी होते हैं, और वो हमारे स्किन की सरफेस पे, हमारे गट के सरफेस में, हमारे बालों में और हमारे बॉडी में हर जगह है। तो हम ह्यूमन बॉडी में लगभग अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, बट उससे 5 से 10 गुना हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं जो कीटाणु होते हैं। अक्सर इलाहाबाद में तो बहुत ही कॉमन है, मैं रोज अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, थोड़ा सा फीवर आया, थोड़ा सा कुछ बीमारी हुई, तो सब छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ तक केमिस्ट के पास डायरेक्ट जाते हैं और एंटीबायोटिक ले लेते हैं, है ना। हर आदमी कुछ भी, किसी भी आप छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाओ, बोलता है कि आपको इन्फेक्शन है, ये 2 एंटीबायोटिक, एक एसिडिटी कम करने की दवा लिखता है। उससे खराब कीटाणु तो मरते हैं, लेकिन उससे हमारे अच्छे कीटाणु भी मरते हैं। तो हमको ये समझना जरूरी है कि वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन सेल्स, वी आर बैक्टीरियल सेल्स। मतलब हमारे अंदर 10 गुना ह्यूमन सेल्स से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया हैं, और वो बैक्टीरिया अच्छे भी हैं। सो ट्रू गट हेल्थ इज वेयर आप कभी रेन फॉरेस्ट गए होंगे, कोई जंगल, या जैसे आजकल कान्हा, पन्ना, बहुत सारे नेशनल पार्क है। तो आप नेशनल पार्क में जाते हैं तो क्या दिखता है आपको? बड़े पेड़ दिखते हैं, छोटे पेड़ दिखते हैं, कुछ श्रब्स दिखते हैं, कुछ बुशेस दिखते हैं, मशरूम्स, बहुत सारे ऐसे दिखते हैं। तो नेचर हमको, जैसे नेचर में आप कोई फॉरेस्ट जाते हैं, आपको हर तरह के ट्रीज दिखते हैं, वेराइटी दिख रही है। वहां फॉरेस्ट में जाके वीड्स को नहीं प्लक करते हैं, खराब प्लांट्स को प्लक नहीं करते। तो इसी तरह से बैक्टीरिया गट में हमारे करोड़ों की संख्या में है, और आजकल उसके लिए साइंटिफिक टेस्ट अवेलेबल है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप एवरी फूड आइटम यू ईट, फॉर एग्जाम्पल बीट रूट, स्वीट पोटैटो, प्याज, या कोई भी चीज आप खाते हैं, हर वेजिटेबल प्रोडक्ट और इवन हर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट जो नेचर में अवेलेबल है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे एक अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं लोग सुपर फूड, है ना, सुपर फूड्स खाओ आप हेल्दी हो जाओगे, एवोकाडो, बेरीज। सो दीज आर सो कॉल्ड सुपर फूड्स, बट देयर इज नो सुपर फूड फॉर ऑल। एक और चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, डायबिटीज, है ना। डायबिटीज के बारे में तो सर हमें लगता है कि आज की डेट में यंग पीपल भी इसके बहुत सफर कर रहे हैं। मैंने देखा एक 5 साल की लड़की को भी डायबिटीज था। एग्जैक्टली। और डायबिटीज, ओबिसिटी, ये दो, और मेटाबॉलिक हेल्थ, ये सारी लोगों को क्या बोलते हैं कि मेरे मदर फादर को डायबिटीज था तो मेरे को भी हो गया, मेरे मदर फादर में ओबीस थे तो मेरे को भी हो गया। बट यहाँ पे डिफरेंस है जो हम गट हेल्थ से रिलेटेड है, कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डीएनए। एक तो हमारा डीएनए, हम आप जब पैदा होते हैं तो आपका एक डीएनए होता है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डीएनए से हमारी जेनेटिक्स डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मम्मी पापा को डायबिटीज है तो आपके डीएनए में, जेनेटिक्स में डायबिटीज रन करता है। तो डीएनए के हिसाब से यू आर ऑब्वियसली मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज। बट डीएनए इज जस्ट लाइक द गन, उसको हमको ट्रिगर जो है दैट इज द एपीजेनेटिक्स, एंड एपीजेनेटिक्स इज द एनवायरमेंट विच हाउ वी इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी बताया फूड पार्टिकल, है ना, हम बीट रूट खाते हैं,
हम एवोकाडो खाते हैं, एवोकाडो इज सो कॉल्ड सुपर फूड, है ना। तो एवोकाडो आपने खाया, डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो बैक्टीरिया है कि वो एवोकाडो को ब्रेक डाउन करके, एवोकाडो में गुड फैट्स होते हैं जो कि ब्यूट्रिक एसिड कन्वर्ट होकर आपके गट हेल्थ और ओवरऑल गुड फैट्स के लिए हेल्दी है। बट अगर वो आपके अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है जो एवोकाडो को डाइजेस्ट करे, जो बीट रूट को डाइजेस्ट करे, जो स्वीट पोटैटो को डाइजेस्ट करे, जो मीट को डाइजेस्ट करे, जो अंडे को डाइजेस्ट करे, तो वो आपके लिए फूड सुपर फूड नहीं है, वो आपके लिए इन्फ्लेमेटरी फूड है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है गट हेल्थ रिलेटेड कि आपको एक कोई भी जैसे डाइटिशियंस है ना, आप मोटे होते हैं, आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, डाइटिशियन आपको एक एडवाइस लिखता है, ओट्स खाओ, ये मतलब अच्छी हेल्दी चीजें खाओ। बट हेल्दी डाइट विथ AI, विथ सो मेनी थिंग एडवांसिंग दीज डेज, आजकल हेल्दी डाइट हैज टू बी अ वेरी पर्सनलाइज्ड डाइट। सो फॉर एग्जाम्पल एक गट माइक्रोबायोम टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, बट वो गट माइक्रोबायोम आपके बैक्टीरिया के DNA टेस्ट करता है। सो मैं तो फिट रहा हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, बट मैंने अपना टेस्ट कराया था गट माइक्रोबायोम का। तो गट माइक्रोबायोम में मेरे आया कि मेरे गट में नंबर तो मैंने बोला करोड़ों के नंबर्स में है, लेकिन 5000 प्रकार के बैक्टीरिया है मेरे गट में। आपके गट में हो सकता है 4500 हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली सबके डिफरेंट होते हैं, सबके डिफरेंट होता है। और वो 5000 टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर मेरे बेसिकली हमको अपने गट बैक्टीरिया के हिसाब से खाना है। अब मैं वापस जाता हूँ डायबिटीज वाले एग्जाम्पल पे। अगर आपके मदर फादर को डायबिटीज है तो DNA में तो आपके डायबिटीज है, बट वो वेदर डायबिटीज एज अ बीमारी आपके अंदर होगी या ओबेसिटी आपकी बीमारी होगी, वो डिपेंड करता है कि अंदर आपके वो गुड बैक्टीरिया है तो वो आपको डायबिटीज नहीं होगी। तो मतलब डिजीज का DNA प्रिंट है आपके अंदर, पर अगर वो होनी है या नहीं होनी, इट डिपेंड्स ऑन कि आपने क्या खा रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। और लाइफस्टाइल का शुरुआत होता है गट हेल्थ से, बिकॉज सो बेसिकली एट अ सेलुलर लेवल अगर आप सेल को देखें, है ना, तो हमको सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन, आपने सुना होगा सूजन, सेलुलर इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज इंक्लूडिंग सेलुलर इन्फ्लेमेशन। सेल्स के लेवल पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैंसर होता है ना, तो जब आपके अंदर कैंसर क्या होता है, कैंसर की वो एक स्टार्ट होता है एंड इट एक्सप्लोड्स, है ना, बढ़ जाता है, बढ़ते रहते हैं। तो कैंसर एक सेल है, जैसे हमारी बॉडी में ढेर सारे सेल है, लिवर सेल, हार्ट सेल, उनकी एक साइकिल होती है। जो सेल का काम खत्म हो गया वो बॉडी उसको मार देती है, उसका एक प्रोसेस का नाम होता है एपोप्टोसिस, जिससे वो सेल को किल कर देता है और वो सेल को बॉडी से हटा देता है। कैंसर एक सेल है, जैसे आप इट्स अ रोग, सेल गॉन रोग, मतलब वो अपनी मर्जी से, वो जो बॉडी ने बोला इसका रोल खत्म हो चुका है, बट वो मरता नहीं है, वो ग्रो करने लगता है और धीरे धीरे वो लिवर में हो सकता है, गॉल ब्लैडर में हो सकता है, इंटेस्टाइन्स में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो आपके अंदर जैसे ही वो कैंसर सेल आया, आपके अंदर वो एंटी कैंसर सेल भी आप ही की बॉडी के अंदर है। वो हम अगर अपनी बॉडी को नेचुरली रिपेयर होने दे तो वो रिपेयर ऑटोमेटिकली वो कैंसर को खत्म कर देगी आपकी बॉडी, बट हम अपनी बॉडी को करने ही नहीं देते। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक हमारे जब हम हंटर गैदरर्स थे, है ना, जब हम जंगलों में रहते थे तो हम क्या करते थे, हम सुबह सूर्य की किरण के साथ उठते थे। वी यूज्ड टू वेक अप विद सनराइज एंड उसके बाद हम क्या करते थे, हम सूरज ढलने के साथ सो जाते थे। एक तो स्लीप साइकिल, उसके अलावा हम जब उठते थे तो वी यूज्ड टू नेचुरली मूव फॉर हंटिंग फूड। चाहे हमको आदमी मारना है या फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर मारना है या कोई हमको पेड़ चढ़ के कोई फल तोड़ना है, सो वी मूवमेंट वॉज अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। बट आज हमने लाइफ इतनी कंफर्टेबल कर ली है कि एक बटन दबाया, मोबाइल उठाया, जोमेटो, और घर पे आपके यहाँ पे खाना आ सकता है। एग्जैक्टली सर, अब तो ग्रोसरीज भी नहीं खरीदनी, घर पे आ जाती है। तो हम वी हैव मेड आवर लाइफ सो कंफर्टेबल, सो देन वी हैड टू इन्वेंट exercise. We invented gyms, we invented treadmills, we invented so many machines, क्योंकि मूवमेंट जो हमारा नेचुरल पार्ट था बॉडी का वो हमने कंफर्टेबल बना लिया। yes. और फिर हम दिन भर हम उठते थे, हम सूर्य के किरण के साथ उठते थे, वी यूज्ड टू हंट, वी यूज्ड टू रन एंड किलोमीटर हम चलते थे। तो हम मूवमेंट वाज अ नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। फिर उसके बाद सूर्य आस मतलब सनसेट होने के बाद हम क्या करते थे, लाइट नहीं होती थी, Probably we would light a fire, आग जलाते थे और खाना पकाते थे और फिर हम खाना खा लेते थे और फिर सो जाते थे, टाइमली सो जाते थे। So that is what the human body is designed to. But फिर थॉमस एडिसन जी आए, उन्होंने बल्ब डिटरमाइन किया। बल्ब से हमारा ह्यूमंस का एक्चुअली नेचर ही है कि वी वांट मोर आउट ऑफ एवरीथिंग। सो हमको लगा कि हम 12 घंटे दिन के तो हमारे लिए इनफ नहीं थे, रात को चलो पार्टी कर लेते हैं, रात को म्यूजिक बजाते हैं, बट वो हमारा सिस्टम उसके लिए डिजाइन नहीं था। सो हम जब रात को म्यूजिक चलाते हैं, रात को लाउड म्यूजिक सुनते हैं,
लेट खाना खाते हैं, तो दीज आर नॉट विच आर सिस्टम आर डिजाइन फॉर। इससे वो सेलुलर लेवल पे हमारा रीजनरेशन नहीं हो पाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे मैं बात करूंगा, स्लीप है ना। स्लीप इज लोगों को लगता है कि स्लीप इज जस्ट रेस्ट, बट स्लीप इज वेयर योर बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाइजेज। ब्रेन में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, किसको कहते हैं ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि आपको ब्रेन को डिटॉक्स करता है। इसी तरह जैसे मैंने बताया कैंसर सेल्स, इसी तरह हमने बताया इम्यून सिस्टम हमारा होता है। सो अगर इफ वी स्लीप फॉर 8 आवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हमको आइडियली हमको सूर्य अस्त के बाद ना खाना खाना चाहिए, या विद इन 1 आवर आफ्टर सनसेट खाना खा लेना चाहिए, और 2-3 घंटे बाद सो जाना चाहिए। बट हम ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं कि हम वो कर नहीं सकते। सो यहाँ से बायो हैकिंग और लॉन्जिविटी के लिए अगर हमको रिवर्स जाना है, एजिंग रिवर्स करनी है, और एजिंग रिवर्स तो चलो थोड़ी एडवांस हो गई इलाहाबाद के लोगों के लिए, लेकिन पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इट इज अ न्यू थिंग, इट इज अ साइंस। एंड जितना मैंने लॉन्जिविटी में डेल्व किया है, मैं इंटरनेशनल स्पीकर में बहुत सारे टॉक्स देता हूँ, तो उससे मेरे को कैंसर हीलिंग, गट हेल्थ में बहुत सारे इंसाइट्स मिले रूट कॉज हीलिंग के लिए। तो हम प्रोएक्टिव हेल्थ इज वी आर मोर अवेयर ऑफ आवर बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल गोइंग बैक टू आवर गट हेल्थ, है ना। गट हेल्थ में आपने ब्लोटिंग होती है, लोगों को एसिडिटी होती है, ब्लीडिंग हो सकती है मोशन द्वारा, कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सारी कॉमन चीजें हैं जो सब लोग आजकल कोई ना कोई मतलब यंग लोग 20 साल क्या उससे भी कम लोगों में बहुत सारे पाए जा रहे हैं। भी है ना, देखिए अभी क्या हो गया, हमारे लॉन्ग सिटिंग वर्क हो गए हैं। जैसे हम भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, वी आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, और रूटीन नहीं है सोने का। तो क्या हो रहा है, मॉर्निंग में हम बहुत लेट नाइट तक जग रहे हैं, मॉर्निंग में उठ रहे हैं तो मोशंस क्लियर नहीं है। तो गट हेल्थ तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब रहती है। ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 70% लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती और है। जब गट हेल्थ नहीं खराब होती तो अक्सर क्या करते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन होता है, आप अगेन फार्मेसी के पास जाते हैं या केमिस्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास भी अक्सर नहीं जाते, और आप सिरप डूफेलैक, सिरप क्रिमाफिन, ऐसी कुछ सिरप से आपको मोशन पतला करने के लिए सिरप ले लेते हैं कि कोई एक केमिकल लेते हैं जिससे आपका मोशन हो जाता है, तो यू फील बेटर नेक्स्ट डे। दैट इज अगेन अ शॉर्टकट वे। आप जितनी बार भी केमिकल लेके आपको मोशन हो रहा है, वो आपके सारे गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी से बहा दे रहा है। सो ट्रू गट हेल्थ इज गट माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी। माइक्रोबायोम एक टर्म है, मतलब बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी। सो बेसिकली आपकी गट हेल्थ में जितने ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया होंगे उतनी गट हेल्थ आपकी स्ट्रांग रहेगी। जितनी गट हेल्थ आपकी स्ट्रांग रहेगी उतनी इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग रहेगी तो आपको छोटी मोटी बीमारियां ही नहीं होंगी, और आपको बॉडी नेचुरली फाइट कर लेगी। तो कैंसर पे भी अगर आपको काम करना है तो आपको गट हेल्थ के हिसाब से खाना है। सो मैंने यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या बताया, इन्फ्लेमेटरी फूड या एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। सो अगर हम कुछ भी खा रहे हैं जिसका हमारे पास डाइजेस्ट करने के लिए गट में गुड बैक्टीरिया नहीं है, सो वो हमारे बैक्टीरिया, वो खाना हमारे लिए इन्फ्लेमेटरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल शुगर इज द वर्स्ट थिंग, शुगर इज इन्फ्लेमेटरी फॉर एवरीबडी। शुगर डायरेक्टली फीड्स द बैड बैक्टीरिया इन आवर गट। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, 5000 बैक्टीरिया है, तो उसमें से मेजॉरिटी हेल्दी होंगे, मेजॉरिटी गुड बैक्टीरिया होंगे, कुछ अनहेल्दी भी होंगे, बट एक वो कम्युनिटी है। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया था, कि वहाँ तो बहुत सारे होते हैं, उसमें आप एक एक खराब पौधे को जाके उखाड़ते नहीं हो, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ सब हार्मनी में रह रहे हैं। इसी तरह हमारा गट हेल्थ भी है। सो हम प्रॉब्लम है, हम एक तो एंटीबायोटिक्स लेना हमको बंद करना पड़ेगा। एंड मैं डॉक्टर हूँ, हर इलाज के लिए एंटीबायोटिक फर्स्ट मिल जाती है। इवन छोटे बच्चों को भी मैंने देखा है। एग्जैक्टली, और बच्चों को तो खास करके एंटीबायोटिक। सो मैं डॉक्टर हूँ, मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ, ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक मैं किसी को नहीं देता हूँ, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक्स दे दें। एंटीबायोटिक्स का नंबर 1 रोल है बैक्टीरिया को मारना, और आजकल आ गए स्पेशलाइज एंटीबायोटिक्स। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि इन्फ्लेमेशन है और वायरल इन्फेक्शन है, जिसके लिए एंटीबायोटिक नहीं देना पड़ता है। कॉमन एग्जांपल सोर थ्रोट है ना, खांसी जुकाम, आजकल सीजन चेंज होता है, सबको होता है। पहली दवा बहुत कॉमन है, लोग एजिथ्रोमाइसिन या सब आदमी जैसी खांसी हुई एजिथ्रोमाइसिन खा लेते हैं, है ना। तो एजिथ्रोमाइसिन, और 98% जो आपका सोर थ्रोट होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन के लिए यू नीड हाइड्रेशन, यू नीड गुड वाटर, यू नीड गुड गट हेल्थ, गुड इम्यूनिटी, एंड यू डोंट नीड एंटीबायोटिक्स। सो अगर उसमें आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हो तो बैक्टीरिया
आपके अच्छे भी मर जाएंगे, तो उससे आपकी इम्यूनिटी लो होगी। टेम्पररी आप 2-3 दिन में आपको लगेगा ठीक हो जाओगे, लेकिन अगले हफ्ते फिर से आपको जुकाम हो जाएगा। तो ऐसे ये साइकिल में लोग फंसे हुए हैं, प्रोन है, मतलब कि अगर किसी की गट हेल्थ नहीं है, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई बीमारी होती ही रह जाती है। एग्जैक्टली। सो गट में हमको गट हेल्थ में आप बात करते हैं कि क्या एक्शनेबल स्टेप्स कर सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मॉर्निंग में गर्म पानी पीने से गट हेल्थ अच्छी होती है, क्या ये ऐसा होता है सर? सी देखिए, पहले आप वो 5 पॉइंट्स बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। यस सर। गर्म पानी डेफिनेटली इज गुड एज पर इवन आयुर्वेदा, बट इट्स एवरी गट इज डिफरेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर ओन गट। हाउ विल वी अंडरस्टैंड? देयर आर 2 ways. वन वे इज भी हम बहुत अपने बॉडी में अवेयर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ब्लोटिंग हुई या आपको एसिडिटी हुई या आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ, सो तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए कि आप पिछले 48 घंटे में मैंने ऐसा क्या खाया जिसकी वजह से मेरे को ब्लोटिंग हो रही है, जिससे मेरे को एसिडिटी हो रही है या जिससे मेरे को कॉन्स्टिपेशन हुआ। या तो आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर हो रहे हो तो आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो आपको टेस्ट करना है। और आप गट माइक्रोबायोम एक एग्जाम्पल है टेस्ट का, जो मैं जीवन ज्योति में भी कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा नया टेस्ट है। पहले तो बहुत कॉस्टली होते थे ये टेस्ट, इंडिया के बाहर जाते थे 50,000, अब 7-8,000 में भी हो जाते हैं। सो इससे वी अंडरस्टैंड आवर ओन गट, एंड उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल मैं अब फिर से अपना एग्जांपल देता हूँ। 5,000 बैक्टीरिया में मेरे गट में ये आया कि बीट रूट इज नॉट हेल्दी फॉर मी, बीट रूट इज सो कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी फॉर मी, क्योंकि बीट रूट ऐसे तो हर डाइटिशियन आपको बोलेगा बीट रूट खाओ, सैलेड्स खाओ, करेक्ट, बट वो मेरे गट के लिए मेरे पास वो बीट रूट का बैक्टीरिया नहीं है। वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो वो परमानेंट रहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेस्ट किया, मेरे में आया कि बीट रूट इज नॉट, मेरे पास बीट रूट पचाने का वो बैक्टीरिया नहीं है, तो बीट रूट खाने से मेरी बॉडी में सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन होगी, और आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, जितनी भी आइटिस वाली बीमारियां आपने सुनी होंगी, वो उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। सो वो इन्फ्लेमेशन का रूट कॉज होता है हमारे गट, और अगर वो आप बेसिकली व्हाट वी कंज्यूम इन आवर एनवायरनमेंट, उसके भी पहले गट के पहले स्टेप लेते। तो कमिंग बैक टू द 5 पॉइंट्स व्हिच आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन फॉर योर फिजिकल और द अर्थ बॉडी। सो उसमें नंबर 1 पॉइंट है सेलुलर हाइड्रेशन। सेलुलर हाइड्रेशन, हाँ, सो हाइड्रेशन के बारे में तो आपने सुना होगा, अभी गर्मी आ रही है, देयर इज समथिंग डिफरेंट, सेलुलर हाइड्रेशन। एग्जैक्टली, सो डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, पानी पीना है। मैं यहाँ पे मैं रेज करूंगा कि अगली बार जितने लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और आप लोग भी खास करके, जब भी आप हाइड्रेशन के बारे में बात करो तो हमेशा उसमें सेलुलर वर्ड लगा लो। और मैं अभी समझाता हूँ कि व्हाट डू आई रियली मीन अबाउट सेलुलर हाइड्रेशन। सो सेलुलर हाइड्रेशन मतलब हमारे सेल्स का हाइड्रेशन लेवल। तो ये जब मेरी जर्नी शुरू हुई लॉन्जिविटी में और अपनी बायो हैकिंग, अपने आप को आई जस्ट वांटेड टू बी माय बेस्ट वर्जन, कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ अपने पेशेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपनी पर्सनल हेल्थ को, मेंटल पीक परफॉर्मेंस को। और आजकल एक काम तो कोई भी नहीं कर रहा है, आजकल पॉडकास्ट, अवेयरनेस, इतनी चीजें आप कैसे कर पाओगे अगर आप अपनी हेल्थ को ना ध्यान दे पाओ। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि 70% ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज ऑल्सो वाटर, एंड 70% ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो वाटर। सो ये इत्तेफाक जितने भी होते हैं ना, इसको कहते हैं सिंक्रोनिसिटीज इन साइंटिफिक लैंग्वेज। वो इत्तेफाक लाइफ में कभी कुछ नहीं होता। वी नीड टू डेल्व डीप इनटू दिस 70%, जो मैं बहुत कर चुका हूं पिछले सालों से, कई सालों से। तो वहां से ये आया कि सेलुलर हाइड्रेशन इज द की। सेलुलर हाइड्रेशन मतलब नहीं कि पानी पीना है, सिर्फ पानी तो पीना ही है, पर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक रखने, हमको सैलेड्स और बहुत सारे और भी फॉर्म रखने हैं, क्योंकि हमारा सेलुलर हाइड्रेशन मेंटेन रहे। अभी मैं इसको आपको और समझाता हूं कि सेलुलर हाइड्रेशन एग्जैक्टली क्या होता है। मैंने आपको बताया हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स है हमारे बैक्टीरिया में। मैंने ये भी बताया कि हमारे एंटी ऑन्कोजीन्स, इम्यून सिस्टम, बहुत सारी चीजें होती है जो बॉडी इज केपेबल ऑफ रिपेयरिंग एवरीथिंग। But if we let our immune system works at 100%, if we let our brain work at its 100%, if we let our gut को हम अपना 100% काम करें, तो फॉर एग्जाम्पल जब आप एक कोई थॉट सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी गट भी काम कर रही है, इफ माइक्रोस्कोप उठा के हम सेलुलर लेवल पे देखें कि क्या हो रहा है, तो इन ऑल दीज बॉडी प्रोसेसेस, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो हार्ट बीटिंग हो, चाहे वो इम्यून सिस्टम जो एंटी ऑन्कोजीन्स है, चाहे हमारा स्प्लीन है, चाहे लिवर है, कोई भी चीज सेलुलर लेवल पे या पानी एक सेल से अंदर जा रहा है या पानी बाहर जा रहा है। तो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर डिटरमाइंस हमारे प्रोसेसेस कितने एफिशिएंट है। सो फॉर एग्जांपल 37 ट्रिलियन सेल्स है, तो आप इमेजिन करिए कि वो हमारी एक 37 ट्रिलियन बैटरीज है हमारे बॉडी में, है ना। और वो बैटरी अलग टाइप की बैटरी है, वो अपना बेस्ट परफॉर्म करेगी जब हमारा वाटर लेवल हर सेल में 100% हो।
सो अगर आप वो 100% सेलुलर हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे, आपका इम्यून सिस्टम पीक पे रहेगा, आपका गट पीक पे रहेगा, आपके सारे सिस्टम्स पीक पे रहेंगे और आपको डिजीजेज ही नहीं होंगी। अब आता है सेलुलर हाइड्रेशन, हम मेजर कैसे करें? मेजर कैसे करें और मेंटेन कैसे रखें सर? सो मेजरिंग के मैं बाद में बताता हूं। तो पहला सिंपल सेकंड, बिना कुछ मेजर करे हाउ डू यू नो कि आपका डिहाइड्रेशन सेलुलर लेवल पे नहीं हो रहा है? नंबर 1 चीज, हम पानी कब पीते हैं? जब गला सूख रहा होता है, प्यास लग रही है। करेक्ट, दैट्स द परफेक्ट आंसर व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर। 99% लोग पानी कब पीते हैं? जब हमको प्यास लगती है। और बहुत सारे लोग बिजी प्रोफेशनल जैसे आप और बहुत सारे डॉक्टर्स, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे, हम लोग प्यास लगने पे भी पानी नहीं पीते। और खास करके फीमेल्स, क्योंकि उनको अच्छा हाइजीनिक वॉशरूम नहीं मिलता है, तो उनका सबसे शॉर्टकट सोल्यूशन ये होता है कि वॉशरूम साफ नहीं है तो हम पानी कम पियेंगे तो वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा, तो बीमारियां नहीं होंगी। बट वो बहुत खराब है। हमको प्यास कब लगती है? हमारी बॉडी, हमने बात की बॉडी में 70% पानी होता है, ब्लड में भी लगभग 70-80% पानी होता है। हमको प्यास तब लगती है जब हमारे ब्लड का पानी लेवल थोड़ा कम हो जाता है और वो उसमें सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, वो कंसंट्रेट होके, वो जब ब्लड में थोड़ा लेवल कम हुआ, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि नमक का हमारा ब्लड में, तो वो ब्रेन में एक सिग्नल करता है कि, और वो ब्रेन से एक केमिकल निकलता है, एडीएच कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं, वो किडनीज के पास जाता है। किडनीज को वो बोलता है, वो बॉस पानी की कमी हो रही है, यूरिन बचाना है, तो वी नीड टू कंजर्व मोर वाटर। तब हमको थर्स्ट लगती है, तब हम पानी पीते हैं। तो थर्स्ट इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज इज अ डिलेड फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स। सो हमको थर्स्ट भगवान ने बनाया है इसलिए, क्योंकि अगर हम गोइंग बैक टू द हंटर गैदरर्स अप्रोच, हम उस समय, हमको कई समय पानी नहीं मिलता था, हम वी यूज्ड टू हंट फॉर वाटर, पर अब ये ऐसा तो नहीं है, पानी तो हर जगह है। सो अगर हम ऑप्टिमल हेल्थ की बात करें तो हमको प्यास कभी लगनी ही नहीं चाहिए। द गेम ऑफ सेलुलर हाइड्रेशन इज नंबर 1 कि पानी इतना पियो, दिन भर सिप करते रहो, चाहे आप गर्म पानी पियो जो आपकी बॉडी के लिए सूट करे, लेकिन चाहे आप, कुछ लोग को सुबह 1 लीटर पीने की आदत है, 2 लीटर, वो अपनी अपनी बॉडी अलग है। एक कोई बुलेट पॉइंट नहीं हो सकता कि आप 5 लीटर पानी पियो। अगर आपने किसी से भी, डॉक्टर से पूछा, अक्सर आपको बोलते हैं डॉक्टर कि आप 4 से 5 लीटर पियो, तो ये जेनरिक एडवाइस हो गई। हमको इंपॉर्टेंट ये है कि हमको एक तो पानी दिन भर पीते रहना है, खाने के पहले नहीं पीना है, खाने के बाद थोड़ा आधे घंटे बाद पीना है, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी उससे वीक हो जाते हैं। बट अगर हमको दिन भर पानी पीते रहना है, और आइडियली जो हम रात के 8 घंटे सो रहे हैं उसमें हमको रात को उठना ना पड़े। और दूसरा सिस्टम हमारा बॉडी ने खुद बनाया, यूरिन कलर। जब भी हम यूरिन करने जाए, टॉयलेट जाए, अपने यूरिन के कलर पे हमेशा ध्यान दें। अगर वो येलो हो रहा है, मतलब आपका सेलुलर डिहाइड्रेशन नहीं सही चल रहा है। तो जैसे ही पहली बार आप यूरिन को थोड़ा सा भी येलो देखे, उसी समय अपने पानी का इंटेक बढ़ाए। पानी के साथ में इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट और सैलेड्स और ओवरऑल डाइट भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप तो 2 चीजें हैं, पानी कितना पीना है, एक तो पानी दिन भर पीते रहना है, टारगेट 2 से 3-4 लीटर करना है, बट वो डिपेंड बहुत सारी चीजों पे करता है। मेरी आज एक्टिविटी लेवल कितनी थी, मैंने सुबह रनिंग की तो मेरे को पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर मैं एसी रूम में बैठा हूं तो मेरी पानी रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर मैं विंटर है तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, अगर समर है तो विंटर, तो बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करता है। आपने कल क्या खाया उस पर आपकी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको नींद कितनी मिली उस पर भी पानी की रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी। सो बेसिक गोल इज कि पानी दिन भर आपके, वाटर बॉटल इज वन थिंग जो हमको स्कूल में सिखाया जाता था, लेकिन एज अडल्ट्स आल्सो वी शुड ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल, एंड पानी हमको दिन भर पीते रहना है। और दूसरी चीज, हमको हर बार जाएं तो हम अपना यूरिन कलर देखें। यूरिन अगर हल्का सा भी येलो हो रहा है, आइडियली इट शुड बी एज ट्रांसपेरेंट एज वाटर, या एकदम फेंटली येलो कि आपको नोटिस भी ना हो येलो। ये 2 चीज अगर आप ध्यान देंगे और अपनी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, सोने से पहले ज्यादा पानी मत पीजिए, नहीं तो रात को नींद में फिर उठना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 पॉइंट, सेलुलर हाइड्रेशन। नंबर 2 पॉइंट फॉर आवर फिजिकल और द अर्थ बॉडी इज गट हेल्थ, जो हम ऑलरेडी थोड़ा बात कर चुके हैं कि गट में हमको क्या करना है। एक तो हम, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे ग्रैंडफादर, उनको काफी कम बीमारियां होती थी। क्यों? क्योंकि हमारा हर कल्चर में, आप साउथ इंडिया जाएं, नॉर्थ इंडिया जाएं, फर्मेंटेड फूड्स हमको इंक्लूड करने हैं। फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं? जैसे डोसा, इडली एक फर्मेंटेड फूड हो गया, और चटनीज, जैसे अभी करौंदे का सीजन आ रहा है तो ये करौंदे की आप चटनी खाइए, और कंबूचा, कुछ ड्रिंक्स होती है जो कि आप पाइनएप्पल को फर्मेंट करके ड्रिंक्स पी सकते हो। ये सारी ड्रिंक्स में आपको अच्छे बैक्टीरिया मिलेंगे, रैदर देन हम कोको कोला पीते हैं, हम फ्रूटी पीते हैं। तो ये सब चीजें तो हमारे गट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो गट हेल्थ को बढ़ाने के लिए एक तो ऑब्वियसली हमको वैरायटी ऑफ फूड्स बढ़ाने हैं, और एक दिन में आप 50 फूड नहीं खा सकते, बट ओवर अ वीक आप अलग अलग टाइप के डाइट खाए, अलग अलग टाइप के फर्मेंटेड फूड, दही,
इज अ ग्रेट प्रोबायोटिक फूड. Probiotic food. सो प्रो और प्रीबायोटिक भी यहाँ मैं गट हेल्थ में समझा देता हूँ. लोग गट हेल्थ में अक्सर प्रॉब्लम होती है तो प्रोबायोटिक थोड़ा लोगों ने सुना है. प्रोबायोटिक्स इज बेसिकली फूड जैसे दही. इट इज रिच इन प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स आर लाइव गुड बैक्टीरिया और प्रीबायोटिक इज द फाइबर रिक्वायर्ड फॉर द गुड बैक्टीरिया. सो फाइबर हम खाते हैं. फाइबर का न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारी बॉडी के लिए जीरो है ना. हम सैलेड खाते हैं, उसका हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू डायरेक्टली हमारे लिए नहीं है. फाइबर आप जब खा रहे हो तो वो आपके गुड बैक्टीरिया को फीड कर रहा है. एक तो हमको प्रोबायोटिक खाने और प्रोबायोटिक को सस्टेन मतलब हमारे गट में बनाने के लिए प्रीबायोटिक भी खाने हैं. फाइबर, फर्मेंटेड फूड एंड फाइबर, ये दो मेन कमियां हैं हमारी मेजर गट हेल्थ में. और वो एक्चुअली हमको अपनी डाइट से ही सॉल्व करनी है. पर अगर डाइट आपकी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, पहले अपने आप का गट माइक्रोबायोम टेस्ट करे, अपने आप को जाने अपनी गट के हिसाब से, उसके हिसाब से खाए rather than going by नॉर्मल डाइटिशियन फैब्स और बहुत सारे कीटो डाइट, ये सब ऐसे. तो कीटो डाइट, ऑल दीज डाइट्स आर फैब्स बेसिकली. इट मे वर्क इन द शॉर्ट टर्म, बट लाइफस्टाइल स्पेशली रिलेटेड टू गट हेल्थ, आपको अपना एक रिदम बनाना है जो कि आप लाइफस्टाइल फॉलो कर पाए. वैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल चल रहा है कि आप 16 आवर्स की फास्टिंग 16 आवर्स, तो आप 14 आवर्स का करो, आप 12 आवर्स का करो. जो आप करो वो लाइफस्टाइल जिंदगी भर सस्टेन कर सको तो करो, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है. और ऑब्वियसली एक दो बार कभी आप पार्टीज में चले गए तो दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट ओवरऑल हेल्दी लाइफ के लिए यू नीड टू बी मोर डाइवर्स विद योर फूड. मतलब अलग अलग प्रकार के खाना खाए, फर्मेंटेड खाने खाए, और फाइबर इंपॉर्टेंट है. ब्लू माइंड इज अ टर्म, एक्चुअली एक बुक लिखी है, एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे यूएस में. उन्होंने ये ब्लू माइंड बाय डेफिनेशन इज a term when you are around water, near water, looking at water, या आप पानी की कोई सीनरी देख रहे हैं या आप पानी की सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, तो आपको क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो काम फीलिंग आ जाती है. तो वो दैट्स थिंग इज बिकॉज इट एक्टिवेट्स योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब, और द ब्लू माइंड. पहले भी लोग शायद जब कोई साधना करते थे तो नदी के किनारे जाके करते थे. एग्जैक्टली. नदी के किनारे, आप रिलीजन की बात करें, सारे रिलीजन, चाहे आप आर्यन रिलीजन या मुस्लिम रिलीजन, कोई भी रिलीजन का देख लीजिए, तो ज्यादा सब लोग पानी के किनारे बसते थे. बिकॉज वो सुबह शुरू में ही मैंने बताया 70% फिगर. तो पानी इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर लाइफ, जिसके पास जाने से वी कैन बिकम काम एंड रिलैक्स. रेड माइंड, ब्लू माइंड, ये है कि जिन चीजों के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी वॉर की बहुत सारी न्यूज आ रही है, घर पे बैठ के लोग एंजाइटी हो रही है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, एलपीजी नहीं मिल रही. तो ये चीजें, जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, आप जो आप काम करते हैं इतना अच्छा, तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, सो वी नीड टू बी जस्ट अवेयर ऑफ आवर ओन बॉडीज. और अपने आप से हमको ये सवाल पूछना है कि क्या मैं रेड माइंड में हूं या क्या मैं ब्लू माइंड में हूं. सो डोंट गेट मी रॉन्ग, रेड माइंड बुरा नहीं है. अगर हम जैसे हंटर गैदरर्स की फिर से बात करें, हम जंगलों में जाते हैं, वहां टाइगर आ जाता है, सपोज वी आर अवेयर की, तो टाइगर आएगा. अगर मैं बुद्धा जैसे मेडिटेट करने लग जाऊंगा तो टाइगर क्या करेगा, मेरे को खा जाएगा ऑब्वियसली. तो वहां पे वी नीड टू बी इन आवर रेड माइंड. और फॉर एग्जांपल आप रात को 2 बजे, दुबई में अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको अलार्म्स बज रहे हैं कि रात को अटैक हो गया, तो रात को अगर 2 बजे भी आप गहरी नींद में भी हो, अगर आपको कोई मतलब कोई घर पे आपको कुछ हो गया, अनप्लेजेंट इंसिडेंट, so your red mind will, your sympathetic system will automatically get activated and आप भागेंगे या अपने परिवार को और अपने आप को बचाने के लिए जो भी करेंगे वो कोशिश करेंगे. so red mind is that fight and flight response. साइंटिफिकली कहते हैं फाइट और फ्लाइट, मतलब हम या तो भाग सकते हैं या तो हम उसको लड़ सकते हैं, और वी कैन डू इट. तो इट इज मेंट टू व्हेन वी कैन डू समथिंग अबाउट इट एंड व्हेन वी कैन चेंज समथिंग अबाउट इट. वो हमारे गट से ब्रेन को सिग्नल देता है और हमारा ब्रेन हैप्पी फील करता है. सेम जब आप ब्रेन में हैप्पी फील करते हो तो आपको गट भी काम रहता है. तो अगर आपको हमारे गट हेल्थ पे काम करना है, सो अगर आप स्ट्रेस लेके कोई चीज खाना खा रहे हो, अगर आप रेड माइंड में खाना खा रहे हो, तो वो आपका गट हेल्थ कभी भी ठीक नहीं होगा. सो ये गट ब्रेन कनेक्शन उस वेगल नर्व से कनेक्टेड है, यानी कि हम कुछ भी गट में, अगेन हमारे बैक्टीरिया जब खुश रहेंगे तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा. तो ये गट ब्रेन कनेक्शन लाइव हमारी वेगल नर्व से है. और मैंने आपको बताया वेगल नर्व को एक्टिवेट करने का सबसे कॉमन सिस्टम क्या है, ब्रीदिंग. ब्रीदिंग ये फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता. बॉक्स ब्रीदिंग एक एग्जांपल मैंने बताया, और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग है, प्राणायाम, वो सारी चीजों से जिससे भी आपकी हार्ट रेट कम हो रही है, वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक यानी कि ब्लू माइंड को एक्टिवेट कर रहा है. सो आइडियली खाना खाते वक्त हड़बड़ी में मत खाना खाइए, रिलैक्स होके खाना खाइए.
बिकॉज वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट तभी होगा, वो आपको खाना आपको बॉडी में चढ़ेगा ही नहीं अगर आप रेड माइंड में रहेंगे। वेरी नाइस सर। आप अब गैजेट्स सो एक इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि हम जब एनुअल चेक, हम बात कर रहे थे प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में, जैसे आपने बहुत सही गैजेट्स उंगली में पहनी है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं हेल्दी हूँ, चलो मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, बिकॉज साइलेंटली आपके सेल्स में इन्फ्लेमेशन जो मैंने बात की वो धीरे धीरे ब्रू कर रही है, उससे गट, उससे आर्थराइटिस, उससे कैंसर, उससे डायबिटीज, सारी चीजों पे असर पड़ता है। तो हम जाते हैं चलो कि मेरे को एनुअल टेस्ट कराना है, हमने एनुअल टेस्ट में ब्लड टेस्ट कराए, अपना सीटी स्कैन कराया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वो सब कराया, पर 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो अपोलो, मेदांता, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी कोई नहीं कर रहा है, वो हमको इन गैजेट से पता चल सकते हैं। एक हो गया VO2 मैक्स, मैंने आपको बताया था। एक होता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, वो हमारा एक मार्कर है जो कि अगेन इन गैजेट्स पहन के आपकी नर्वस सिस्टम को वो स्टडी कर देता है और वो हमारा बताता है हमारा रेड माइंड और ब्लू माइंड का बैलेंस, यानी कि हमारा सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट और हमारा पैरासिम्पैथिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट का बैलेंस। वो एक नंबर है, मतलब वो जितना हाई रहेगा उतना आप रेजिलियंट है। रेजिलियंस आपको पता है, तो हम लाइफ में इतने फास्ट लाइफ में जी रहे हैं, AI बढ़ रहा है, तो वी कैन नॉट सी कि हम सब कुछ टॉक्सिन्स हटा दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। पर हमने अपनी बॉडी को रेजिलियंट बढ़ाना है। तो फॉर एग्जांपल जब हम रनिंग करते हैं, अगर आप फिर से तो रनिंग करते हैं तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, 150 160 भी हो सकती है। और रनिंग के बाद अगर आप ब्रीदिंग करो या कोल्ड प्लंजेस करो तो उससे आपकी हार्ट रेट जल्दी से कम हो जाती है। सो द मोर रेजिलियंट आपका सिस्टम है कि जब आप एक्टिव हो, रेड माइंड में हो, तो आपकी हार्ट रेट बढ़ भी जा रही है, तो लेकिन आप वापस ब्रीदिंग या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज करके हार्ट रेट को कितना कम कर सकते हो। तीसरा पैरामीटर है तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV, एक साइंटिफिक पैरामीटर है जिस पे आजकल बहुत सारी रिसर्चेज हो रही है और ये इन गैजेट्स के थ्रू आप यू कैन नो। और तीसरा चीज है रेस्टिंग हार्ट रेट। तो ये भी कोई स्टडी नहीं करता। हम अपना ब्लड प्रेशर तो नापते हैं, लेकिन हम अपना रेस्टिंग हार्ट रेट, आपको पता है, किसी को भी नहीं पता होता। तो रेस्टिंग हार्ट रेट हमारा बेस लाइन हेल्थ है, हमारा हार्ट कितना स्ट्रांग है कि जब हम एकदम सो रहे हैं तो हमारी हार्ट रेट कितनी कम हो रही है। जो एथलीट्स होते हैं, जैसे मैं भी हूँ, रन, तो वो हम जितना एथलीट्स होते हैं वो हमारी रेस्टिंग हार्ट रेट कम होती है। सो ये गैजेट्स क्या करते हैं हमारे लिए? ये गैजेट्स हमारे लिए खुद का एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट करते हैं, तो वो भी हमको अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्स्टेंटली बताते हैं। और आजकल ये गैजेट 10-12 हज़ार से स्टार्टेड है। अच्छे गैबेट एक कंपनी जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और तो आई वुड सजेस्ट सब लोगों को फ्यूचर में कैंसर है तो भी, अगर आपकी गट हेल्थ है खराब तो भी, अगर आपका ब्रेन फॉग है तो भी, अगर आप यू विल नो, सो बेसिकली व्हाट यू डोंट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव, दैट इज द बेसिक फिलॉसफी। अगर आपको पता होगा कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम है, आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी खराब है, सो देन वी कैन नेक्स्ट एपिसोड में हम बात कर सकते हैं उस पर क्या एक्शनेबल स्टेप्स ले, कैसे HRV इंप्रूव करे, कैसे VO2 मैक्स इंप्रूव करे और कैसे रेस्टिंग हार्ट रेट इंप्रूव करे। कुछ टिप्स मैंने ऑलरेडी दिए। हम अपने ब्रीदिंग और स्लीप पे फोकस, और एक अपना सर्केडियन रिदम, मतलब अब हमको सनलाइट के साथ आइडियली उठना है और सनलाइट के सूर्य अस्त के बाद, मतलब सनसेट के बाद यू शुड आइडियली ईट विद इन 1 or 2 hours एंड देन गो टू बेड। सो इससे हमको वी बिकम आर मोर रेजिलियंट विद आर बॉडी, बी ट्यून्ड विद आर सिस्टम, एंड फिर वी कैन स्टे मोर हेल्दी एंड मोर एक्टिव। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। और ये एक अच्छा कन्वर्सेशन, हम लोग भी फ्लो स्टेट में चले गए और पता ही नहीं चला। वी प्लान किया हम लोग 30-40, मैम का आया था कि बहुत जल्दी सर को फ्री करना, बट सर आपने बहुत हमें इन्फॉर्मेटिव बातें कही। और ऐसे ही आपसे हमेशा चाहेंगे कि आप आए हमारे शो में और इस तरह से सो द गोल बिहाइंड दिस माय कॉन्वर्सेशन विद यू इज कि लोग, जैसे अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया, एक कॉन्वर्सेशन से तो आप फ्लो स्टेट का मास्टर नहीं कर पाएंगे, ब्लू माइंड, रेड माइंड की भी मास्टर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने आप से पूछिए। और फिर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज देयर। मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं बहुत सारी ब्लू माइंड, रेड माइंड पे भी और वीडियोस बनाता रहता हूँ कि लोग इसको समझे। बिकॉज मैं सर्जन हूं, तो अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आ रहा है, कैंसर का पेशेंट या पाइल्स का पेशेंट, वो किस माइंड में आएगा मेरे पास? रेड माइंड में आएगा। वो टेंशन में होगा, वो टेंशन लेके आएगा। अगर मैंने उसको सही दवा भी दे दी है ना, उसकी सही सर्जरी भी कर दी, लेकिन अगर मैंने उसका थोड़ा सा 5 मिनट उससे बात करके उसका माइंडसेट रेड माइंड ड्रिवन से ब्लू माइंड के बारे में नहीं शिफ्ट किया, तो उसका सेलुलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन, सेलुलर लेवल यानी रूट कॉज पे काम नहीं होगा। वो सोचता रहेगा, उसका कैंसर मैंने खत्म कर दिया, सर्जरी करके निकाल दिया,
कीमोथेरेपी भी दे दी, लेकिन अगर वो सोचता रहेगा कि कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा, कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा, तो वो पक्का कैंसर वापस आ जाएगा, बिकॉज वो सेलुलर लेवल पे वो नर्वस सिस्टम हमारा सिंपैथेटिक ड्राइव में है और रेस्ट एंड डाइजेस्ट में नहीं है। अगर आप ज्यादा ब्लू माइंड में रहेंगे तो आपकी बॉडी खुद रिपेयर करेगी, आपको कोई कैंसर से डरने की बात नहीं है। और ये एज अ कैंसर सर्जन जब से ये मैं जर्नी है, लॉन्जिविटी है, तो 5 साल पहले मेरे पास भी कैंसर पेशेंट आते थे जो स्टेज 4 कैंसर में थे, तो मैं उनको बोलता था कि आप कुछ नहीं हो सकता यार, आप तो लास्ट स्टेज है, यू जस्ट गो होम, अपना ध्यान रखो। बट अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं इंडिया के बाहर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो स्टेज 4 भी ये सब अवेयरनेस से और ज़्यादा ब्लू माइंड एक्टिविटी से और बहुत सारी चीज़ों से हम ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे गट हेल्थ के बारे में, गट का और ब्रेन का कनेक्शन, और बहुत सारे गैजेट्स जो हमें मेज़र कर सकते हैं कि हमारा हार्ट बीट कैसी है, और प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और सर का स्पेशली धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अपने इतने बिजी शेड्यूल में सर आए और हमें टाइम दिया, इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इसका इनॉग्रेशन भी सर ने किया। और आप लोगों को अगर हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आगे भी सर को और ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव लोगों को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको कुछ भी कमेंट्स होते हैं तो प्लीज़ ड्रॉप इट इन योर कमेंट्स, वी विल ट्राई टू आंसर। हम लोग आंसर करेंगे और आपसे हेल्प करेंगे, बिकॉज इसका गोल है कि आप हेल्दी रहें और फिट रहें, और देन दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ। और सर का सोशल मीडिया ज़रूर फॉलो करिएगा, सर हमेशा पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच।